रात के करीब 11 बज रहे थे। एक आम रिहायशी इलाके में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और तभी पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी अचानक बज उठती है। बिल्कुल। लाइन के दूसरी तरफ एक बेहद घबराया हुआ पड़ोसी था जिसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। हाँ, वो पुलिस को बताता है कि उसके पड़ोस वाले घर से कुछ अजीब और भयानक आवाजें आ रही थी। मतलब धमक की आवाजें, लाइक जैसे कुछ भारी सामान गिर रहा हो। और फिर अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। एग्जैक्टली, एकदम सन्नाटा। देखो, ये कोई दूर दराज के जंगल की घटना नहीं है। ये शहर के बीचों बीच बसे एक ऐसे मोहल्ले की कहानी है जहां लोग आमतौर पर अपने घर के दरवाजे बंद करके खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं, है ना? राइट। तो आज की इस खास गहरी जांच में हम भारत के सबसे डरावने और अनसुलझे मिसिंग केस के दस्तावेजों और स्क्रिप्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन इस कहानी को एक ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह सामने रखना है, ताकि उन तथ्यों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझा जा सके जो आज भी पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है। ये एक ऐसा केस है जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि घर की चारदीवारी के पीछे कोई इंसान असल में कितना सुरक्षित होता है। और पता है, इस कहानी की सबसे खौफनाक बात वो आवाजें नहीं है जो पड़ोसी ने सुनी। तो फिर क्या है? वो सन्नाटा है जो उन आवाजों के बाद आया। क्रिमिनल साइकोलॉजी में अचानक छा जाने वाला सन्नाटा अक्सर इस बात का संकेत होता है कि जो भी हिंसक घटना घटनी थी वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बाप रे! मतलब लोग पुलिस उस घर के दरवाजे तक पहुंची तो उनका पहला अनुमान तो बिल्कुल सीधा सा था। हाँ, उन्हें लगा कि ये पति पत्नी के बीच की कोई आम बहस या घरेलू विवाद होगा, जो पुलिस के लिए रोज का काम है। राइट। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घर की दहलीज पार की ना, वो एक ऐसा क्राइम सीन बन गया जिसने पूरे प्रशासन और जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। बिल्कुल, क्योंकि घर के बाहर भले ही सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर का दृश्य एक बिल्कुल अलग कहानी कह रहा था। हाँ, मतलब आइए से परत दर परत समझते हैं। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो उन्हें कत्ल या अपहरण का कोई सीधा सुराग नहीं मिला। कोई संघर्ष नहीं था, फर्नीचर अपनी जगह पर था। हाँ, कोई खून का कतरा नहीं, कोई जबरन प्रवेश यानी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं था। घर का मेन दरवाजा बिना किसी ताले के बस सटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर का समय किसी ने एक झटके में पॉज कर दिया हो। एग्जैक्टली। मतलब लिविंग रूम में टीवी अभी भी चालू था और किचन में आधा पका हुआ खाना रखा था। हाँ, जिससे जलने की हल्की महक आ रही थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक क्राइम सीन में नॉर्मल दिखने वाली चीजें ही अक्सर जांच की दिशा तय करती हैं। वो कैसे? आधा बना खाना और चालू टीवी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के नजरिए से इंटरप्टेड इवेंट यानी बाधित घटना का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, मतलब कोई काम बीच में रुक गया। बिल्कुल, ये साबित करता है कि जो कुछ भी हुआ वो उस परिवार की किसी पूर्व नियोजित योजना या यात्रा का हिस्सा नहीं था। वे अपना सुरक्षित जीवन जी रहे थे और कोई बाहरी ताकत अचानक उनके रूटीन में घुस आई। यार, मुझे ना दस्तावेजों से एक बात समझ नहीं आ रही। एक बहुत ही बारीक लेकिन चौंकाने वाली जानकारी थी उसमें। आप उस डाइनिंग टेबल वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ, घर में केवल 3 लोग थे, माँ, पिता और उनका 16 साल का बेटा। लेकिन डाइनिंग टेबल पर 4 प्लेटें लगी हुई थी। 4 प्लेटें? मतलब घर में 3 लोग लेकिन प्लेटें 4। ये चौथी प्लेट किसके लिए थी? यही विरोधाभास केस को गहरा बनाता है। क्या कोई मेहमान आने वाला था? लेकिन रात के 11 बजे, ये कोई आम डिनर पार्टी का समय है तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल साइकोलॉजी के नजरिए से इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला, जिसे एंटिसिपेशन या पूर्व अपेक्षा कहते हैं। मतलब वे किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जिसे वे जानते थे। हाँ, लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा खौफनाक पहलू कंप्लायंस अंडर ड्यूरेस यानी दबाव में आज्ञा पालन का है। वेट, क्या दबाव में आज्ञा पालन? हाँ, कई बार जब कोई खतरनाक अपराधी घर में घुसता है तो वो पीड़ितों को नॉर्मलसी बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। ओह गॉड, मतलब वो डरा धमकाकर दिखावा करवा रहा था? बिल्कुल, ताकि अगर कोई पड़ोसी खिड़की से झांके तो उसे शक न हो। ओह गॉड। हो सकता है वो चौथी प्लेट उस घुसपैठिए ने खुद के लिए लगवाई हो, सिर्फ अपना मनोवैज्ञानिक नियंत्रण साबित करने के लिए। ये विचार ही अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला है कि कोई अनजान व्यक्ति घर में हथियार के साथ मौजूद है और एक डरे हुए परिवार को उसी के लिए डाइनिंग टेबल सजानी पड़ रही है। लेकिन असली पहेली तो तब शुरू होती है जब पुलिस बेडरूम में दाखिल होती है। हाँ, घर में परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। तीनों लोग हवा में गायब हो चुके थे। लेकिन बेडरूम की दीवार पर एक संदेश छोड़ा गया था।
काले मोटे मार्कर से दीवार पे लिखा था, हम वापस आएंगे। बिल्कुल, हम वापस आएंगे। ये लाइक किसी एस्केप रूम या थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, जहां जानबूझकर सुराग छोड़े जाते हैं। हाँ, ये पुलिस का ध्यान भटकाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर किसी ने परिवार का अपहरण किया तो वो ऐसा फिल्मी संदेश क्यों छोड़ेगा? और अगर परिवार ने खुद लिखा तो किस स्थिति में? एग्जैक्टली मतलब ये संदेश आधुनिक जांच तकनीकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल, आज की मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स में जांचकर्ता लॉकार्ड के विनिमय सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। ये फोरेंसिक साइंस वाला नियम है ना? हाँ, ये कहता है कि जब भी कोई दो चीजें या दो इंसान संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे पर कोई ना कोई भौतिक निशान जरूर छोड़ते हैं। मतलब पसीने की बूंद या लाइक टूटा हुआ बाल या फिंगरप्रिंट्स। सही कहा। एक ऐसा घर जहां 3 लोगों को जबरदस्ती उठाया गया हो, वहां इस तरह के सबूतों का मिलना तो तय माना जाता है। वेट, लेकिन फोरेंसिक टीम ने तो पूरा घर छान मारा होगा ना? क्या उन्हें सच में एक भी फिंगरप्रिंट या डीएनए का सुराग नहीं मिला? ये इस केस का सबसे डरावना सच है। फोरेंसिक टीम को बाहरी व्यक्ति का एक भी निशान नहीं मिला। शून्य। मतलब फिजिकल एविडेंस पूरी तरह से गायब था। हाँ, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सबूतों का पूरी तरह से ना होना ही अपने आप में सबसे बड़ा एविडेंस है। मतलब ये कोई आम चोरी चाकारी का मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं। एक क्राइम सीन को पूरी तरह से स्टेराइल रखना एक अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्ति का काम है। और रही बात उस संदेश की, हाँ, वो हम वापस आएंगे वाला संदेश, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो जांच को भटकाने का एक क्रूर तरीका हो सकता है। अपहरण के शुरुआती 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। राइट। और इस एक वाक्य ने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद परिवार अपनी मर्जी से कहीं गया है। एग्जैक्टली, जिसने जांच की दिशा को शुरुआती और सबसे कीमती घंटों में भटका दिया। लाइक एक बेहद शातिर दिमाग जो पुलिस के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है जब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। हाँ, पड़ोसियों के अनुसार परिवार बहुत शांत था और किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। लेकिन गहराई से जांच करने पर पता चला कि पिता पिछले 3 महीनों से एक भयंकर खौफ में जी रहा था। 3 महीने? मतलब ये कोई अचानक रातों रात हुई घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के नजरिए से देखें तो 3 महीने तक लगातार डर में रहना इंसान के शरीर और दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। हाँ, वो रिपोर्ट में दर्ज है ना कि वो पिता हर रात 2 से 3 बार उठकर घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक करता था। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये 3 महीने का डर कोई मानसिक भ्रम या पैरानोया नहीं था। मतलब ये एक वास्तविक खतरे का संकेत था। बिल्कुल। दरवाजे बार बार चेक करना दिखाता है कि पिता को स्पष्ट रूप से पता था कि खतरा घर के बाहर से आएगा। और गायब होने से सिर्फ 3 दिन पहले पिता ने अपने एक दोस्त को एक आखिरी चेतावनी भी दी थी। हाँ, उसने कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो समझ जाना वो लोग आ गए। ये चीज मुझे बहुत परेशान करती है। उसने ये तो बताया कि वो लोग आ गए, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो कौन थे। यही बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उसने किसी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अक्सर जब इंसान किसी बहुत ही ताकतवर और हिंसक समूह के रडार पर आ जाता है तो उसे लगता है कि पुलिस भी उसे बचा नहीं पाएगी। मतलब उसने नाम इसलिए नहीं लिया ताकि उसका दोस्त उनकी हिट लिस्ट में ना आ जाए? बिल्कुल। उसने परिवार या पुलिस को पूरी बात न बताकर शायद उन्हें बचाने की या किसी बड़े विवाद से दूर रखने की कोशिश की थी। एक अकेला इंसान जो अपने ही घर में एक अदृश्य दुश्मन का इंतजार कर रहा था, बिना किसी से मदद मांगे। और ये दुश्मन कितना खतरनाक था, ये उस रात के सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया। ओ हाँ, वो फुटेज। पुलिस ने जब मोहल्ले के बाहर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली रात 10:47 पर। राइट। उसमें एक आदमी नजर आता है। एक काली हुडी पहने हुए आदमी घर के बाहर खड़ा था और सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। लेकिन उसका सबसे डरावना पहलू ये था कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह धुंधला था। लाइक जैसे कैमरों से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हो। हाँ, और यहीं से स्थानीय मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान के बीच टकराव शुरू होता है। मतलब कुछ स्थानीय लोग तो मानने लगे थे कि वो इंसान नहीं बल्कि कुछ अमानवीय या पैरानॉर्मल था। जी, क्योंकि उसका चेहरा धुंधला था। बिल्कुल। लेकिन आधुनिक जांच के नजरिए से अगर देखें तो ये कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। तो फिर क्या था? क्या ये किसी शातिर अपराधी का काम था जो तकनीक से खेलना जानता था? हाँ, ये इंफ्रारेड जैमिंग या कैमरे के लेंस पर किसी तरह की रिफ्लेक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल हो सकता है। वेट, इंफ्रारेड जैमिंग ये कैसे काम करता है?
देखिए, रात के समय सीसीटीवी कैमरे इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक चालाक अपराधी अपनी हुडी पर इंफ्रारेड एलईडी बल्ब्स लगा सकता है। अच्छा, जो इंसानी आंखों को नहीं दिखते लेकिन कैमरे को चकाचौंध कर देते हैं। एग्जैक्टली, जिससे इंसान का चेहरा धुंधला हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब वो न सिर्फ जानता था कि कैमरा कहाँ है, बल्कि उसे हैक करना भी जानता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रात 11 बजे के बाद कैमरा अचानक बंद हो गया। उसी समय जब पड़ोसी ने आवाजें सुनी। बिल्कुल, ये साबित करता है कि ये एक सोची समझी हैकिंग या सटीक पावर कट की साजिश थी, ताकि अंदर घुसने और बाहर निकलने का कोई डिजिटल या भौतिक निशान पीछे ना छूटे। और वे अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब भी रहे। हाँ, घटना के बाद से आज तक परिवार का कोई सुराग नहीं मिला, न कोई लाश मिली, न मोबाइल फोन की कोई लोकेशन ट्रेस हुई। और गायब होने के बाद से उनके बैंक खाते में कोई हलचल या बैंक एक्टिविटी भी नहीं हुई। कुछ भी नहीं। भारत में ये केस आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि पिता की वो रहस्यमयी चेतावनी और दीवार का वह संदेश किस ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब बातों के बीच एक और नया और चौंकाने वाला विचार है जिस पर शायद शुरुआत में ध्यान नहीं दिया गया। वो क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि दीवार पर लिखा संदेश हम वापस आएंगे किसी अपहरणकर्ता ने नहीं, बल्कि खुद उस परिवार ने पुलिस या उस हुडी वाले शख्स के लिए छोड़ा हो? वेट, क्या खुद परिवार ने छोड़ा हो? हाँ, जरा सोचिए, पिता 3 महीने से खतरे को महसूस कर रहा था। मतलब क्या वे गायब नहीं हुए, बल्कि अपनी मर्जी से किसी बहुत बड़े खतरे से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए? बिल्कुल, आधा बना खाना, टीवी और 4 प्लेटें, ये सब खुद उस पिता द्वारा रचा गया एक स्टेज्ड क्राइम सीन हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए खुद को डिजिटल दुनिया से मिटा देना ही शायद उनके पास इकलौता रास्ता था। ओह माय गॉड, ये तो एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी दिमाग में जिंदा रहेगा। क्या वे शिकार हुए या उन्होंने खुद को हमेशा के लिए गायब कर लिया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी गहरी जांच दस्तावेजों और इस खौफनाक पहेली पर। जुड़े रहिए हमारे साथ।